हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, जो इस बार मेंस देंगे छत्तीसगढ़ एस्पिरेंट्स के लिए उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे बजट ऑफ छत्तीसगढ़। रिसेंटली यानी कल ही छत्तीसगढ़ का 2025 का बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी जी ने पेश किया है। अब ध्यान रखिए, कुछ प्रावधान जो है बजट के वो मैं आपको कुछ बताता हूं, उसके बाद हम बजट की डिटेल्स में उतर जाएंगे। जैसे कि नंबर 1 मैं आपको बताता हूं बजट है क्या। तो बजट किस नाम से हमारे संविधान पर है? हमारे संविधान में बजट किस नाम से है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट नाम कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया गया है। यदि हम नेशनल लेवल पर बात करें तो ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 112 पर ये है। स्टेट का अलग आर्टिकल है। जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा स्टेट का कौन सा आर्टिकल नंबर है जिसमें स्टेट बजट्स प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिव हो ताकि आप भी पार्टिसिपेट करें। नॉर्मली होता क्या है, बजट में 3 चीजें बजट पर पेश की जाती हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर, जैसे कि अभी कौन सा बजट पेश किया इन्होंने? 2025 का बजट पेश किया। तो 2024 से लेकर 2025 यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक कितना रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर, मतलब कि सरकार की कितनी इनकम हुई होगी। इनकम को हम बोलते हैं रिसीट, और एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कितना खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर। तो ये पिछले साल की कितनी हुई होगी वो बिल्कुल डिटेल में पेश किया गया। नंबर 1। अब देखिए होता क्या है, लास्ट क्वार्टर का डेटा यानी कि फरवरी और मार्च का डेटा बहुत बार पूरा का पूरा नहीं अवेलेबल रहता है। तो सरकार क्या करती है, जो पुराना रहता है वो एक्चुअल डेटा यूज करती है। मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर जनवरी तक का डेटा रहा तो इसका एक्चुअल डेटा देती है, और बचे कुचे मंथ का यानी कि फरवरी मार्च का क्या रहा, एस्टिमेटेड डेटा देती है। क्योंकि अभी तो मार्च चल ही रहा है, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा कितनी इनकम हुई है सरकार की और कितना खर्चा हुआ ये नहीं पता रहता। तो सबसे पहले बजट क्या देता है, पिछले साल में कितना खर्चा हुआ सरकार का और कितनी आमदनी हुई। इसमें 2 महीने का क्या रहता है, एस्टिमेटेड रहता है कि कितना खर्चा हुआ होगा। सेकंड नंबर पर यदि हम बात करें तो इस साल यानी कि 2025 से लेकर 2026, यानी कि फिर से वही बात करेंगे तो 1 अप्रैल से लेकर साथ ही साथ 31 मार्च तक सरकार कितनी आमदनी एक्सपेक्ट कर रही है, कितना रिसीट होगा और उनका कितना खर्चा होगा, ये डेटा भी देते हैं बजट में। साथ ही साथ एक और चीज क्या होती है, साथ ही साथ जो भी सरकार की नीति है वो इसी के जरिए व्यक्त की जाती है। तो कौन सी पॉलिसी देते हैं? फिस्कल पॉलिसी देते हैं। तो सरकार की क्या नीति है वो इसमें भर भर के पता चलता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स जो है जहां पर सरकार खर्चा करेगी वो कहां पर अनाउंस किया जाता है, वो बजट के माध्यम से ही बताया जाता है। तो कल से बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुन लिया होगा। एक नया मेडिकल कॉलेज बनने की बात हो रही है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कुनकुरी में इन्होंने एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की है। बहुत सारी नई स्कीम्स का भी इस पे ही जिक्र किया गया है। तो ये क्या है, ये सरकार कहां पैसा खर्च करेगी वो भी बजट के माध्यम से बताता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है बजट का। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा वीडियो रहेगा बजट का, एक पार्ट पर नहीं रहेगा, मल्टीपल पार्ट्स में रहेगा। आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक डेटा डिस्कस करेंगे जो कल के बजट में अनाउंस किया गया था। जैसे कि कितनी आमदनी है सरकार की, कितना खर्चा है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क समझेंगे। साथ ही साथ इस साल के बजट में क्या है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नंबर 1, अब बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं,
तो सारी की सारी स्कीम्स मैं आपको कवर कराऊंगा डिटेल में इस बजट की सीरीज में। बहुत सारे लोग मेरे को फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, सर कौन सी स्कीम पढ़ें, किस हद तक स्कीम पढ़ें। तो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप मेंस देना चाह रहे हैं इस बार, यदि आप मेंस देते हैं इस बार, या फिर अगले साल की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप स्कीम्स को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मेरे वीडियोस के माध्यम से मैं सारी महत्वपूर्ण स्कीम आपकी कवर करा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज बजट में। बजट की सीरीज में ही हम पूरी की पूरी स्कीम्स को भी खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, इन्होंने एक स्पेशल टर्म यूज किया है क्योंकि 25th एनिवर्सरी है छत्तीसगढ़ की। राज्य बनने की 25th एनिवर्सरी कौन सी होती है भैया? सिल्वर जुबली होती है, इसीलिए इन्होंने रजत जयंती का प्रयोग किया है। और इसी साल को इन्होंने क्या कहा है? अटल निर्माण वर्ष, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब बना था, कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण रही है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के निर्माण में। इसी वजह से क्या कहा गया है, इसको रजत निर्माण वर्ष भी बजट में ओपी चौधरी जी ने इस शब्द का प्रयोग किया है। यदि हम बात करते हैं, ये जो बजट पेश किया गया है 1,65,000 करोड़ का पेश किया गया है। और कंपेयर किया गया है, जब नया नया राज्य बना था तब मात्र 5,500 के आसपास का कुछ बजट था। अभी कितना है? 1,65,000। इन्होंने बहुत सारी बात कही है। क्या कहा है कि भैया यदि हम पर कैपिटा इनकम देखें तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। छत्तीसगढ़ का कितना हो गया पर कैपिटा इनकम? 1,62,000। इस वर्ष में यदि इसी प्रकार ग्रोथ करते रहा छत्तीसगढ़ तो एक व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी? 1,62,000। कुछ लोगों को हो सकता है पर कैपिटा इनकम नहीं पता होगा कैसे निकाला जाता है, तो हालांकि ये थ्योरी का पार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं। तो इसे निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं। कौन सी कॉस्ट में? नॉर्मली ये सारे मार्केट प्राइस पर होते हैं, लेकिन हम कौन सी प्राइस में निकालेंगे? फैक्टर कॉस्ट पर। और इसे यदि हम छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो आता है पर कैपिटा इनकम। तो ये मेन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मोड़ा आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर बता दिया है। ये छत्तीसगढ़ की कितनी आ रही है? 1,62,000 के आसपास आ रही है, 1,62,870 रुपए। वहीं भारत की कितनी है? भारत की ये 2 लाख रुपए है भैया। तो भारत ज्यादा है, लेकिन ओपी चौधरी सर का क्या कहना है, यदि आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की ग्रोथ रेट ज्यादा है और नेशनल की कम है। यानी कि हम पिछड़े राज्य हैं, लेकिन हम बहुत तेजी से कैचअप कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज यदि हम देखें कि टोटल जीडीपी कितनी है स्टेट की, तो वो कितनी हो जाती है? 6,35,000 के आसपास हो जाती है, 6,35,000 करोड़। ठीक है, और ये लगभग 12% से ग्रो कर रही है। ठीक है, अब कौन से सेक्टर का कितना योगदान है ये भी बताया गया है। एग्रीकल्चर का यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ में कितना है? 16 से 17% के बीच में हमेशा रहता है। इस बजट में बताया है 16.8% है। यह आमतौर पर कितना रहता है? 16 से 17%। नॉर्मली आप देखोगे सर्विस सेक्टर का छत्तीसगढ़ में 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा है। इस बार कितना है? 1/3 मतलब 33%। 33% से थोड़ा ज्यादा यानी कि 35.3%। इंडस्ट्री का कितना है? रिमेनिंग 100 माइनस -3 करीब करीब 47.90। यानी कि ये तीनों ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये फिगर प्रीलिम्स हो या मेंस हो आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में कितना कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का? 16.8। वहीं पर सर्विस सेक्टर का कितना है? 35.3। इंडस्ट्री का कितना है? 47.9। बात समझ में आती है? ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये किस दर से आगे बढ़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ का यदि हम कृषि बात करें 5.38%, इंडस्ट्री 6.92 और सबसे ज्यादा जो तेज बढ़ रहा है वो सर्विस 8.54% से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक थीम पिछले साल दी गई थी कि ज्ञान
के नाम से पिछले साल का बजट पेश किया गया था। ज्ञान में क्या होता है? जी से गरीब व्यक्ति, वाई से युवा व्यक्ति, ए से अन्नदाता और एन से क्या है? नारी। मतलब कि फोकस पॉइंट कौन कौन थे? पुअर पीपल, दूसरी बार वाई से युवा यानी कि यूथ, ए से क्या है? अन्नदाता यानी कि फार्मर्स, और एन से क्या है? विमेन, नारी। ये फोकस पॉइंट थे पिछले बार के बजट में। इस बार उन्होंने क्या कर दिया है फोकस पॉइंट? ज्ञान के लिए गति फोकस पॉइंट किया है। तो जी से इन्होंने क्या किया है? गुड गवर्नेंस, ए से इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से टेक्नोलॉजी और आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इन पिलर्स पर छत्तीसगढ़ को विकसित करने की बात कही गई है इस बजट में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ये उन्होंने टारगेट रखा है, जो भारत में क्या टारगेट है? 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने टारगेट रखा है कि छत्तीसगढ़ क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने टारगेट रखा है भारत का कि भारत इस समय तक एक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा, एक विकसित राष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, एक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। उसी समय ओपी चौधरी जी ने यह टारगेट रखा है इसी समय तक क्या हो जाएगा? कि छत्तीसगढ़ भी एक डेवलप्ड स्टेट हो जाएगा। और किन पिलर्स को यूज करके डेवलप किया जाएगा? गति पिलर्स। जी से गुड गवर्नेंस, ए से एक्सेलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से टेक्नोलॉजी और आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्या है ये पिलर? ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी जो है हम प्राथमिक फोकस कर रहे हैं डेटा पर, और क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है रिसीट और एक्सपेंडिचर। अब बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक बड़ा कंफ्यूजन लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा थ्योरी भी टच कर दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाए। एक चार्ट मैंने बनाया है जिसके जरिए पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट रेवेन्यू और कैपिटल का क्या होता है वंस एंड ऑल क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से रखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए बजट बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए रेवेन्यू बजट पर क्या इंक्लूड होता है और कैपिटल बजट पर क्या इंक्लूड होता है। देखिए बेसिकली जब भी हम किसी चीज पर खर्च करते हैं तो वो क्या होगा? हमारा एक्सपेंडिचर होगा। बात समझ में आई? या तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। ये बात तो हम समझते हैं। दोनों में अंतर क्या है इस बात को हम डिटेल में समझेंगे। यदि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो क्या होगा? तो हमने ऐसी चीज पर पैसा लगाया जो हमारा पैसा को बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। मतलब कि जैसे कि मैंने क्या किया? मैंने एक इंडिविजुअल चीज पर इन्वेस्ट किया। जैसे कि हम क्या लेते हैं? हम प्लॉट ले लेते हैं, हम घर ले लेते हैं। इसकी कीमत क्या होती है? मान लो मैंने 5 लाख में प्लॉट लिया, तो भविष्य में इस प्लॉट की रेट क्या होती है? 5 लाख से बढ़कर मे बी 8 लाख रुपए हो जाए। तो ये क्या हुआ? ये एक कैपिटल एसेट हुआ। क्यों? क्योंकि ये मुझे भविष्य में और ज्यादा पैसा देगा। तो ऐसे सारे एक्सपेंडिचर जो हमारी आय को भविष्य में बढ़ाएंगे वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उदाहरण के तौर पर कल के बजट पे ओपी चौधरी जी ने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर में यदि हम 1 रुपया लगाते हैं तो इकोनॉमी बढ़कर हमें क्या देती है? 4 रुपए देती है। ये ओपी चौधरी जी ने खुद अपनी रिसर्च से बताया है। जैसे कि मान लीजिए सरकार एक रोड बनाती है, तो रोड को जब बनाने के लिए पैसा देती है, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए दी इस रोड को बनाने के लिए, तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को खरीदा जाएगा, ठेकेदार लोग लेबर को एम्प्लॉय करेंगे, उस लेबर की सैलरी से क्या होगा? पूरा का पूरा इकोनॉमी चलेगी, वो अपने घर चलाएगा। फिर ये रोड जब बन जाएगी तो यहां पर कुछ छोटे छोटे ढाबे बन जाएंगे, कुछ होटल बन जाएंगे, यहां पर भी जब लोग आएंगे तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी बढ़ेगी। मतलब कि इस खर्चे पर यदि मैं पैसा खर्च किया तो क्या होगा? इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे सारे खर्चे जो कैपिटल में कौन से में आएंगे? जो एसेट क्रिएट करते हैं, विच क्रिएट लॉन्ग टर्म एसेट, दे आर नोन एज
कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहीं जो इन एसेट्स की देख रेख के लिए कुछ खर्चा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं, एक हॉस्पिटल बनाया हमने, तो एक नया हॉस्पिटल बना, ये हॉस्पिटल कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वहीं इस हॉस्पिटल की, क्यों, क्योंकि यहां पर एक नया एसेट क्रिएट हुआ, वहीं इस हॉस्पिटल की मरम्मत करना होगा तो वो कौन सा खर्चा होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे खर्चे जो लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करते हैं वो सारे के सारे होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, यहां पर हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रोड, रेलवे, ये सारा का सारा क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद जो भी सरकार लोन देती है, जो भी सरकार लोन देती है वो कहां पर आता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आता है। वहीं पर यदि जब लोन की वापसी होगी, इसी लोन, मान लीजिए मैंने आपको लोन दिया, वो लोन जब आप वापस करेंगे मुझे, तो वो क्या होगा, कैपिटल की रिसीट, कैपिटल के माध्यम से मुझे कुछ इनकम हो रही है। तो कैपिटल रिसीट को किन दो भागों में डिवाइड किया जाता है, दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक डेट रिसीट, डेट मतलब क्या होता है भैया, लोन ले लेना, और दूसरा जो सरकार ने पुराना इन्वेस्टमेंट किया है उसे वापस जब मिलता है तो उसे क्या मिलता है, उसे नॉन डेट कैपिटल रिसीट बोलते हैं। मतलब कि बिना ऋण के हमें पूंजी अपनी जो हमने कहीं लगाया होगा वो वापस आएगी। जैसे कि मान लो सरकार ने अपनी कंपनी को बेच दिया, उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, उससे जो पैसा आया वो क्या हो गया, कैपिटल रिसीट। ऐसा ही मान लो यदि एक लोन है, वो लोन का अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है वो वापस लौटा, तो क्या होगा, वो नॉन डेट, वो कैपिटल रिसीट होगा। डेट क्या होगा, मतलब उधार ले लिया, सरकार क्या करता है, सरकार कुछ पैसा उधार ले लिया, या तो वो इंडिया से ले सकता है या तो बाहर से भी ले सकता है, इसे बोला जाता है लोन रिसीट या फिर डेट कैपिटल रिसीट। लोन ले रहे हैं तो माना यह जाता है कि आप कैपिटल एसेट के लिए ही खर्च करोगे, इसीलिए बाय डिफॉल्ट इसे कैपिटल रिसीट में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, समझ में नहीं आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है, या फिर कमेंट भी कर सकते हैं, आई डेफिनेटली रिप्लाई जब भी मेरे पास, मैं उसे देखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं रिवेन्यू में, क्या होगा, रिवेन्यू में जो रिसीट होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक टैक्स वाला, टैक्स से जो रिवेन्यू आती है, टैक्स में कौन से दो टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। कुछ नॉन टैक्स रिवेन्यू से भी आती है, जैसे सरकार छोटी मोटी चीज करती है, छोटा मोटा धंधा वाला काम करती है, जैसे कि योजना कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन बेचती है, यहां की छत्तीसगढ़ की अपनी मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन, उसको बेचते हैं, जो पैसा मिला वो क्या हो गया, नॉन टैक्स रिवेन्यू। बीच पर यह भी स्टार्ट हुआ था कि सरकार क्या करेगी, आपको गंगा जल घर में बेचेगी, उससे जो आय मिलेगी वो सरकार की आमदनी रहेगी, और वो आमदनी कहां क्या होगी, वो नॉन टैक्स रिवेन्यू होगी। तो आमदनी में यदि हम रिवेन्यू की बात करें तो सिर्फ दो सूत्र हैं, एक क्या है, टैक्स, और दूसरा नॉन टैक्स में जो सरकार बिजनेस करती है उससे जो पैसा आता है वो है नॉन टैक्स रिवेन्यू। खर्चे में क्या आता है, जो भी खर्चे में जो लोन का जो इंटरेस्ट देते हैं वो क्या आता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब यदि ये चार्ट आपको समझ में आ गया है तो अगला पोर्शन जो हम बात करने वाले हैं वो क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा आसान होगा, क्योंकि इसी बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। तो कल का भी जो बजट पेश किया गया वो इसी बेसिस पर किया गया है। तो रिवेन्यू रिसीट भैया, रिवेन्यू रिसीट में अभी हमने देखा क्या क्या आता है, सबसे पहले टैक्स से आता है, दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, नॉन टैक्स से आता है। तो यदि आप देखिए छत्तीसगढ़ का टैक्स रिवेन्यू कितना है भैया, 54,000 करोड़, ये 33% है। नॉन टैक्स कितना है, 22,000 करोड़। तो टोटल मिला के यदि हम बात करते हैं, ये दोनों प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 54 + 22 76,000।
ये हो गया कौन सा, स्टेट का रिवेन्यू रिसीट। बात आती है समझ में। इसके बाद एक और रिवेन्यू का कंपोनेंट होता है, वो होता है ग्रांट्स। ध्यान रखिएगा, यदि कोई लोन देता है तो वो किस में आता है, लोन देता है तो वो कैपिटल में आता है भैया, ठीक है। तो इफ अ लोन इज प्रोवाइडेड तो वो किस में आता है, कैपिटल में, क्योंकि ये लोन को हमें लौटाना पड़ता है, ब्याज के साथ लौटाना पड़ता है। तो ब्याज हुआ तो आपकी आमदनी बढ़ी, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वहीं पर ग्रांट क्या होता है, ग्रांट ऐसा पैसा होता है जिसे लौटाना नहीं पड़ता है। ये सेंटर बहुत बार स्टेट्स को ग्रांट देता है, तो कौन देगा, सेंटर देगा किसे, स्टेट को, क्या देगा, ग्रांट देगा। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रांट। और ये आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ, सेंटर का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, वहीं जिस स्टेट को मिल रहा है उसके लिए क्या होगा, रिवेन्यू रिसीट। तो एक और जो रिसीट आती है वो क्या होगा, रिवेन्यू रिसीट। किस पे आ जाएगी, तो रिवेन्यू रिसीट में सबसे पहले आया टैक्स, दूसरे नंबर पर आया नॉन टैक्स सोर्सेस, जो छोटा मोटा बिजनेस करती है सरकार, तीसरे नंबर पर क्या आया भैया, ग्रांट्स। ये तीनों को सम कर देंगे तो क्या होगा, टोटल रिवेन्यू रिसीट आ गई। तो टोटल रिवेन्यू रिसीट कितनी आई सरकार की, ग्रांट्स आई 65,000 और 76,000 ये आई। टोटल दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आता है, 76,000 प्लस 65,000, ये आया 1,41,000। दिस इज द टोटल रिवेन्यू रिसीट ऑफ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। 1,41,000 रुपए, 1,41,000 करोड़ रुपीस इस बार बजट में माना गया है कि टोटल रिवेन्यू रिसीट होगी। अब क्या इतनी रिसीट होगी, क्या इतनी रिसीट नहीं होगी भैया, और रिसीट होगी, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू को इंक्लूड किया है, कैपिटल तो बचा है। तो कैपिटल में क्या आता है, कैपिटल में आता है लोन वाला कंपोनेंट नंबर 1, जो छोटी मोटी जो सरकार क्या करता है, डेट लेता है, वो आएगा। दूसरा नॉन डेट कंपोनेंट में कौन से आता है, जो पहले लोन दिया होगा उस लोन को यदि प्रिंसिपल वापस मिल जाता है तो वो भी कैपिटल रिसीट में आता है। तो इसे क्या कहा गया है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट कितना हो गया, सरकार ने 23,000 करोड़ इस बार छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगा, लोन लेगा। और वहीं पर जो पुरानी लोन कितनी थी, 100 करोड़ नेट पब्लिक अकाउंट रिसीट, कुछ बचे कुचे पुराने जितना भी पैसा आने वाला था वो सब मिला के 1,000 करोड़। तो ये सबको टोटल करिएगा तो कितना आएगा, 23 प्लस 1,000 24, 24 प्लस 100 इस 24,100 करोड़। ये हो गई क्या, कैपिटल रिसीट। मतलब कि यदि हम बात करेंगे सरकार की आमदनी, मतलब कि रिसीट होगी, किन दो तरीके से होगी, सबसे पहले एक होगी रिवेन्यू रिसीट और दूसरी क्या होगी, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो कहां से आ रहा है, वो ध्यान से देखिएगा, वो आ रहा है लोन लेके। तो लोन लेके कितना आया, यहां पर लोन कंपोनेंट सबसे ज्यादा है, जिसमें सरकार ने कितना 23,000 करोड़ का लोन लिया है, जिससे वो अपना पूरा का पूरा बजट रन करेगी। बात समझ में आया। बाकी जो है कैपिटल रिसीट हो गया। आपको याद क्या क्या रखना है, याद ये रखना है कि रिवेन्यू टोटल कितना है, रिवेन्यू इनकम हो गई 1,41,000 करोड़, इतना हो गया। वहीं पर टोटल कैपिटल रिसीट कितना हो गया, 24,100 करोड़ जो हो गया, कितना हो गया, ये हो गया कैपिटल रिसीट। बात समझ में आ गई, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये दो फिगर आपको ध्यान में रखना है, खासकर जो प्रीलिम्स देंगे अगले साल और कई बार मेंस में भी 2-2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमी के पेपर में ऐसे कई बार फैक्चुअल चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पूरी की पूरी आमदनी हम लोगों ने समझ ली, अब क्या होगा, कितना सरकार खर्चा कर रही है। तो खर्चा भी दो तरीके से होता है, एक रिवेन्यू में खर्चा और दूसरा कैपिटल में खर्चा। तो इस बार छत्तीसगढ़ सरकार बोल रही है कि हमने अभी तक का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कितने हजार करोड़ का, 26,341 करोड़, 26,341 करोड़। ये अभी तक का
हाईएस्ट एक्सपेंडिचर है, ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार बोल रही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार का क्या मानना है, भैया इसमें जो पैसा लगाएंगे इससे क्या होगी, पूरे के पूरे राज्य की जो जीडीपी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ओपी चौधरी सर ने क्या बोला है, 1 रुपया लगाने से कितना बढ़ जाती है, 4 रुपए बढ़ जाती है। तो इससे 4 गुना तक वैल्यू रिसीव हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज द एक्सटेंट जो आपको जानना है। ऐसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी हम बात करें तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में 1,35,196 का एक्सपेंडिचर है। इसी बेसिस पर हम देखते हैं तो रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू अब हम देखेंगे एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीट देखेंगे, कितनी आमदनी हुई और कितना खर्चा हुआ। इन दोनों के बेसिस में जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमने क्या पाया कि भैया इस बार जो आमदनी है रिवेन्यू वाली वो ज्यादा है और एक्सपेंडिचर रिवेन्यू वाला कम है, तो ये बिल्कुल अच्छा है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है रिवेन्यू सरप्लस बजट। ठीक है, इसे बोला जाता है रिवेन्यू सरप्लस बजट। बात समझ में आ गई। एक और जो लास्ट इंडिकेटर मैं आज के वीडियो में बताना चाह रहा हूं, दैट इज द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का नॉर्मल भाषा में मतलब क्या होता है कि सरकार ने क्या किया, जितना भी लोन लिया, जैसे सरकार की हमने देखा टोटल रिसीट कितनी है और टोटल इनकम कितनी है। ठीक है, सरकार की टोटल रिसीट कितनी है और टोटल इनकम कितनी है, इसको हमने देखा। तो हम एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट करते हैं। तो एक्सपेंडिचर में क्या होता है, टोटल यदि खर्चा होता है तो 2 तरीके से होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों में देखेंगे। टोटल खर्चा भी 2 तरीके से होता है, रिवेन्यू वाला और कैपिटल वाला। लेकिन कैपिटल में 2 तरीके से हमने देखा लोन लिया जाता है, एक लोन लिया जाता है और दूसरा नॉन डेट कंपोनेंट, मतलब बिना लोन के भी कुछ होता है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, वो कंपोनेंट होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, वो कंपोनेंट होता है जिस पर क्या किया गया, सरकार ने लोन लिया। जितना लोन लिया उसी को बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, इस लोन को कंपोनेंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया रिवेन्यू प्लस कैपिटल, टोटल रिसीट में हमने क्या किया, नॉन डेट वाले को माइनस कर दिया। तो क्या बचा, सारे में से टोटल एक्सपेंडिचर में से नॉन डेट वाला कंपोनेंट माइनस कर दिया, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ लोन वाला कंपोनेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता भैया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन बोरोड रिसीट। मतलब कि टोटल नॉन बोरोड रिसीट में कौन कौन आ गए, रिवेन्यू वाला रिसीट प्लस कैपिटल वाले में 2 आती है, एक कौन सा, एक लोन वाला और एक नॉन डेट वाला। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉन डेट वाले को लिया गया है, तो इससे हमारा लोन वाला कंपोनेंट सामने आ गया। तो यदि ये टोटल निकालते हैं तो 22,900 करोड़ के आसपास का आता है जो सरकार लोन लेगी। इसी को बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। ये कैसे एक्सप्रेस होता है, ये जीडीपी के टर्म्स में एक्सप्रेस होता है। तो फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी, मतलब कितना फिस्कल डेफिसिट होगा अपॉन स्टेट की जीडीपी इनटू 100, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो हमने देखा कितना आया, 2.97%। ये नंबर भी आपको याद रखना है। ये जो एफआरबीएम एक्ट होता है, एफआरबीएम एक्ट आप लोग सुने होंगे, हालांकि आपके सिलेबस में आमतौर पर नहीं पढ़ाया जाता है। एफआरबीएम एक्ट क्या होता है, फिस्कल रिसोर्स बजट मैनेजमेंट एक्ट। उसमें ये लिमिट कहा गई है कि कितनी लिमिट कहा गई है कि 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 3% होना चाहिए क्या, फिस्कल डेफिसिट। तो छत्तीसगढ़ सरकार क्या बोल रही है, जो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस लिमिट को भी इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हुए हमने बरकरार रखा है।
तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, तो हो सकता है कुछ चीजें ना समझ में आई होगी, बट आगे हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे और फिर ग्रेजुअली आप देखोगे ये आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। आगे हम बजट सीरीज में एक एक स्कीम को उठाएंगे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।